नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों आज फिर एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट लिया, मतलब कि कवर तो पूरी की पूरी हिस्ट्री को करता है, लेकिन 15 क्वेश्चन थे, है ना। 15 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होगा भाई हर सिंगल टॉपिक से एक एक क्वेश्चन डाला जाए, है ना। लेकिन जब आप रिवाइज करोगे दोस्तों, कितनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा इस प्रकार से, अगर आप पूरे के पूरे को टेस्ट दोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 दिन पहले टेस्ट लिया था 40 क्वेश्चन का, है ना। आपने क्वेश्चन का लेवल भी देखा, बहुत अच्छा लेवल था दोस्तों, कोई बरगलाने वाली बात नहीं है। अगर आपका स्कोर कम भी बढ़ना है तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन ईमानदारी से अच्छे से अपना स्कोर सेंड करो, देखो कि कितने पानी में अभी हम हैं और कितने तैयारी की ज़रूरत अभी हमें और है, ठीक है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन बाद फिर ऐसे ही करूं, ऐसे ही लगातार 4-5 बार हो जाए, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से बना रहे मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको रुकने की ज़रूरत है। रुकना मतलब कि बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर जल्दबाजी करोगे तो गलती करोगे ही करोगे। 100% अपना दे दो एक क्वेश्चन पे कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या लगाऊं। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि ये लगाऊं या ये लगाऊं। 100% से जो आपसे मन से बनना है भाई ये होगा तो लगाओ आराम से, है ना। जल्दीबाजी मत करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। आप फिर बोलते हैं कि सर 2 या 4 क्वेश्चन तो इसी टाइप से गलती हो गई, कि आते हुए गलती हो गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई। जो आपको आते नहीं वो तो आते ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आते हैं उसको गलत करोगे तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, है ना। ठीक है। और एग्ज़ाम सारे पास में आ गए। अगर आप में से कोई पीजीटी दे रहा है, आपको मुश्किल से 1.25 महीना बचा हुआ है। जीआईसी दे रहा है तो 2-2.5 महीने बचे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहा है तो 3 महीने बचे हैं। सारे एग्ज़ाम आ गए। नेट का भी किसी दिन इसी टाइप से एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। और अगर आपकी तैयारी कंटिन्यू होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कभी भी एग्ज़ाम आप ले लो, है ना। आपसे थोड़ी सी एक विनती ये है, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है, तो आपके जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको शेयर तो कर ही सकते हो ना भाई। कर सकते हो ना शेयर, ठीक है। बस इतना कर सको। और जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पेड क्लास अपना चल रहा है अभी 3-4 दिन के बाद ही, यानी कि 2-3 दिन के बाद मिडिवल हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या अपना आंसर यहाँ पे दोस्तों लगाया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि पंजाब में रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्षेत्रीय राज्यों के उदय से संबंधित मैंने पहला क्वेश्चन डाला है। रणजीत सिंह के संबंध यानी कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का जो शासक था, है ना। तो कोई ऑप्शन पढ़ो बहुत ध्यान से। रणजीत सिंह ने गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें सही नहीं है बताना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, राज्य की सेवा में यूरोपियन लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता थी। इसका एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा, एक बार आप इनमें से ये एलिमिनेट कर दो कि क्या आंसर सही नहीं है, ठीक है भाई। तो थर्ड ऑप्शन देखो भाई, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि उसने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी, है ना। लास्ट और देख लो कि न्याय प्रशासन को राज्य की आय के स्रोत के रूप में देखा जाता था। एक बात बताओ आप, महाराजा जो रणजीत सिंह था, महाराजा रणजीत सिंह की अगर इसकी सेना की बात की जाए, सेना के अंदर क्या करता था, नियमित नगद वेतन देता था। क्या देता, नगद वेतन देता था। पेंशन व्यवस्था उसने समाप्त कर रखी थी। कभी कभी जागीर दे देता था, कभी कभी कोई जागीर दे देता था। और आपने इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन है कि कुछ यूरोपीय लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्टता थी, बिल्कुल सही बात है। इसके समय में कौन कौन यूरोपीय लोग थे जो कि प्रशासन से जुड़े हुए थे, घुड़सवार से जुड़े हुए थे, जो सेना को प्रशिक्षित करते थे, या फौज खास का प्रमुख थे, या कुछ अन्य जो पद मिले हुए थे, किसी को गवर्नर भी बनाया गया था। तो कौन कौन थे भाई, जैसे कि जनरल कोर्ट था, एलार्ड था, एविटेबल था, या गार्डनर था, और या फिर वंतूरा था, है ना। ये बहुत सारे थे। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, ये तो आपने बता दिया कि यूरोपीय लोग थे, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो घुड़सवारी वाला प्रधान था, घुड़सवारी सिखाता था, मतलब इसका जो प्रधान कार्यवाहक था, ठीक है। तो वो था एलार्ड। कौन था, एलार्ड। तो वेंतुरा क्या था, वेंतुरा क्या था, वेंतुरा था फौज खास का प्रमुख था, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सा यूरोपियन जो व्यक्ति थे तोप खाने के प्रमुख थे, तोप खाने के प्रमुख जनरल कोर्ट और गार्डनर।
जनरल कोट और गार्डनर क्या थे, तोप खाने के प्रमुख थे। ठीक है भाई, ये आपको विदेशी याद रखने हैं। तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया ना, कि राज्य की सेवा में यूरोपीय लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्टता थी। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अरे धर्मनिरपेक्ष था, इसकी सेना के अंदर, इसके राज्य के अंदर सभी धर्मों के व्यक्ति थे भाई। इसने तो कभी भी धर्म की बात नहीं की, है ना। इसका जो, आप एक बात बताओ, किसी देश के अंदर अगर कोई मंत्री बनता है विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री तो बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है ना। क्यों? क्योंकि भाई देश बाहर जाएगा, विदेशों में जाएगा, अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा, बातचीत करेगा। तो इसने तो विदेश मंत्री भी किसी मुस्लिम व्यक्ति को बनाया हुआ था। कौन था इसका विदेश मंत्री मुस्लिम व्यक्ति? फ़कीर अजीजुद्दीन। विदेश मंत्री कौन था इसका? फ़कीर अजीजुद्दीन था। ये तो धर्मनिरपेक्ष था, पंजाब में धर्मनिरपेक्ष था, ये बोला नहीं था भाई, है ना। तो तीसरा ऑप्शन है। अब जैसे न्याय प्रशासन की बात करता है कि आय के रूप में देखा जाता है, हाँ न्याय प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी रणजीत सिंह के समय में? प्राचीन न्याय व्यवस्था थी इसके समय में। बोला जाता है कि जो ग्राम के जो लोग होते थे, ग्रामीण जो लोग होते थे, वो आपस में बैठ के ही ज़्यादातर जो मुकदमे होते थे, अभी भी आप देखते हैं ग्राम के लोग, मतलब ग्राम में बची हुई है कुछ अभी भी थोड़ी बहुत, कि आपस में लोग बैठते हैं, पंचायत करते हैं और मामला जल्दी से सुलझा लेते हैं। कोर्ट वोट के चक्कर में कम ही पड़ते हैं ना, और जो कोर्ट में पड़ गया तो कोर्ट में ही रह जाता है फिर, है ना। जिंदगी उसकी कोर्ट के अंदर ही कट जाती है। तो इसके समय में गांव के लोग आपस में बैठ जाते थे, न्याय कर लेते थे। कस्बों के अंदर कौन न्याय करता था? कारदार नामक व्यक्ति था। कौन था कस्बों के अंदर जो न्याय करता था? कारदार नामक व्यक्ति न्याय करता था। और नगरों के अंदर नाजिम। नगरों के अंदर कौन न्याय करता था भाई? नाजिम न्याय करता था। केंद्र में कौन करता था? वो डायरेक्ट इनके हाथ में होती थी। अदालत उल आला हम बोलते हैं एक चीज थी। इसने जो पूरी की पूरी व्यवस्था को केंद्रीकरण किया हुआ था, मतलब सारी की सारी पावर अपने हाथ में ही ली हुई थी। हालांकि विभाजन तो किया हुआ था शक्ति का, लेकिन पूरी की पावर किसके हाथ में थी? महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में पूरी की पूरी पावर थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, आप ही बता दो। तो लगाओगे, आपने आंसर लगाया भी होगा, सी इसका आंसर है। आज के टेस्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का स्कोर जो है 10 प्लस तो या 11 प्लस आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, अपना मिला लेना, देख लेना भाई अपना कितना स्कोर बना। तो सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। मराठा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू कर देते हैं। विचार सही पे करना है, गलत पे करना है, ये देख लो पहले नीचे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ये सही पे करना है भाई विचार। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया था। बालाजी विश्वनाथ के समय में आपको पता है कि शिवाजी मराठा साम्राज्य का निर्माता है। तो दोबारा अगर बोला जाए दूसरा निर्माता कौन है? बालाजी विश्वनाथ। क्यों? इसने दोबारा से पूरे के पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? औरंगजेब के अधीन था कौन? शिवाजी का पोता। शिवाजी का पोता यानी कि किसका बेटा? संभाजी का बेटा। कौन? शाहू। किसकी जेल में था ये? जो किसके अधीन था ये? औरंगजेब के अधीन था 1689 से। और कब तक? 1707 तक है, जब इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद ये छोड़ते हैं, जब आपसी इनमें मतभेद होता है, औरंगजेब के बेटों में आपसी लड़ाई होती है मुअज्जम में और आजम में और काम बख्श में, तब इनको छोड़ देते हैं। तो छोड़ तो देते हैं, लेकिन इनको आपसी संघर्ष के लिए छोड़ देते हैं। दक्षिण के अंदर इधर आपने देखा कि ताराबाई शासन कर रही थी, अपने बेटों को बिठाकर, शिवाजी द्वितीय को बिठाकर आपसी संघर्ष के लिए छोड़ देते हैं। अब साहू बाहर आता है। साहू बाहर आने के बाद अब देखता है वहाँ की राजनीति। तो ये बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण व्यक्ति थे महाराष्ट्र के, इन्होंने बहुत साथ दिया। और जो मुख्य जो उसकी तरफ जो व्यक्ति थे, ताराबाई की अपनी तरफ मिला लिया, कुछ को युद्धों में हराया। ठीक है, और इनको सेना करते का पद दिया बालाजी विश्वनाथ को। फिर तो इसको 1713 में तो पेशवा बना दिया। क्या बना दिया? पेशवा बना दिया। और 7 साल तक पेशवा रहा है 1720 तक। और मुख्य जो शक्ति थी, मुख्य जो शासन की जो बागडोर थी, वो बालाजी विश्वनाथ के हाथ में थी। बाद में इसके बेटा, जब इसकी मृत्यु के बाद बेटा बनता है ना बाजीराव प्रथम, मुख्य बागडोर उसके हाथ में आ जाती है, बाजीराव प्रथम के हाथ में। ठीक है भाई, समझे बात में? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया था, वास्तविक बन गया था। अगर आपसे पूछे पेशवाई पद कब समाप्त किया गया था, तो पेशवाई पद जो समाप्त किया गया था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, पूना की संधि के बाद, 1817-18 के बाद पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। पेंशन दे दी गई, ले भाई कानपुर में जाके बैठ जा,
अब पेशवा समाप्त। अंग्रेज तो ऐसे ही करते थे भाई, पेशवाई ऐसे समाप्त की, मुगलों को ऐसे समाप्त किया, धीरे धीरे से मुगलों को समाप्त किया। पहले उनको अपने अधीन लाए, फिर उनसे बराबरी के स्तर पे मिला एमहर्स्ट, बराबरी के स्तर के बाद फिर उनको वेतन भत्ता देना बंद कर दिया, जो इनको नजराना देना बंद कर दिया एलन बैरो ने। डलहौजी ने बोला भाई बेटा जा लाल किले से निकल और वहाँ पे जा कुतुब मीनार के पास रहने लग जाए ना। और कैनिंग ने क्या किया बहादुर शाह जफर के साथ, अब बोला आखिरी सम्राट है तो अब तेरे मतलब आपके बाद कोई भी सम्राट यहाँ पे नहीं बनेगा, मुगल सम्राट, है ना। इसी प्रकार से पेशवाई को भी समाप्त कर दिया इसने। अंतिम पेशवा कौन था? ये बाजीराव द्वितीय। कौन था भाई अंतिम पेशवा? बाजीराव द्वितीय। ठीक है भाई। एक बात कहता कहता मैं कितनी बार मैंने आपको बोली भाई, ये पेशवाओं का क्रम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशवाओं का क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना चाहिए। अच्छा देखते हैं किस किस को पूरा का पूरा पेशवा का क्रम आता है, सही या गलत, कमेंट में बताओ भाई पेशवाओं का क्रम क्या है। ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन देखो भाई, पहला तो सही है, दूसरा ऑप्शन देखो, पेशवा अपनी मूल राज्य के बाहर विजय के लिए सरदारों पर अत्यधिक निर्भर था। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। कैसे था भाई? पेशवा भी सरदारों पर अत्यधिक निर्भर कैसे था? जो सरदार थे, जो इनको क्या हुआ था, वतन और जागीर व्यवस्था इनको मिली हुई थी, और ये क्या थे, मजबूत थे, अपने आप में स्वायत्त थे, शासक थे। और पेशवाओं का या जो उस समय छत्रपति होता था उनकी ईर्ष्या का कारण बने हुए थे, क्योंकि ये स्वतंत्र थे। ठीक है। और अपने राज्य के मूल राज्य के बाहर ये जो पेशवा जो होते थे सरदारी, जो किस पर डिपेंड रहते थे, सरदारों पर ये डिपेंड वहाँ पे रहते थे। ठीक है, ज़्यादातर, है ना, अपने क्षेत्र के बाहर, मूल राज्य के बाहर। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन भाई, तीसरा क्वेश्चन है कम्युनिस्ट विचारधारा से, यानी कम्युनिज्म इन इंडिया से। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, इसके अंदर से आप 200 क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? 200 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये तो मैंने षड्यंत्र दे दिए। षड्यंत्र के अंदर से भी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे, कौन संबंधित नहीं था, कौन ब्रिटिश व्यक्ति संबंधित था, किन को कितने साल की सजा हुई, किन को उम्र कैद हुई, किन ब्रिटिश व्यक्तियों को हुई, ठीक है, क्यों हुई, क्या मुख्य कारण रहा, कौन से षड्यंत्र चलाए गए, भारत में कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, भारत उधर जो ताशकंद के अंदर कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कौन कौन सदस्य उससे जुड़े हुए थे, या राजा महेंद्र प्रताप था उसका क्या रोल था, या एम एन रॉय का क्या रोल था, लेनिन कौन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कम्युनिज्म से बन सकते हैं, यानी कि साम्यवाद से बन सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे षड्यंत्र के साम्यवादी विचारधारा से कौन कौन से षड्यंत्र संबंधित थे। जो स्टूडेंट क्लास करते हैं उनको बहुत अच्छे से बताया था भाई, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा ही देगा एग्जामिनर। और देखो ये, चलो ये तो अपने अपने द्वारा बनाया हुआ है, एग्जाम में भी आपको ये मिल सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक षड्यंत्र है, 3 षड्यंत्र हुए थे। कौन कौन से हुए थे ऑर्डर से मैंने बताए थे कि पहला षड्यंत्र 1922 थे, इसमें पेशावर षड्यंत्र। दूसरा षड्यंत्र कानपुर षड्यंत्र 1924 में। और लास्ट जो षड्यंत्र था वो था मेरठ षड्यंत्र। तीसरा षड्यंत्र कौन सा था भाई? मेरठ षड्यंत्र था। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र नहीं था, ये तो 1908 में होकर घटना घट गई थी, अलीपुर वाली तो है ना, बम कांड वाली। तो ये 3 षड्यंत्र थे, ये कम्युनिज्म विचारधारा से संबंधित षड्यंत्र थे, तीनों के तीनों, है ना, पेशावर, कानपुर और मेरठ। ठीक है भाई। पेशावर वाला क्या था, ये वहाँ से ट्रेंड होके आते थे रूस के। देखो रूस के अंदर मास्को में जो कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी, ये अपने आप को बोलते थे, एक तो दो मुख्य घटना घटी थी 1920 में। क्या? एक तो वहाँ पे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और दूसरी घटना जो घटी थी, ये रूस को जो आंदोलन को अपना आंदोलन समझने लगे थे, वहाँ की जो स्वतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता समझने लगे थे। कौन? जो कम्युनिज्म लोग थे, जो साम्यवादी जो लोग थे, है ना। ठीक है भाई। तो ये जो अब ये 3 षड्यंत्र घटे, वहाँ से ट्रेंड होके आते थे, यहाँ पे पकाते थे, मतलब कि यहाँ प्रशिक्षित करते थे। तो इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, इनको सूचना मिल जाती थी ब्रिटिश लोगों को कहीं ना कहीं से, तो इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। पहले पेशावर षड्यंत्र में हुआ, दूसरा आपका कानपुर षड्यंत्र हुआ। कानपुर षड्यंत्र वही वाला जो मैंने आपको बताया हुआ है, अवनी मुखर्जी वाला। अवनी मुखर्जी, रोजा फिटोग्रोफ और भी कई सारे व्यक्ति मैंने आपको बताए थे इसके अंदर। कानपुर षड्यंत्र के अंदर कौन कौन व्यक्ति बताए थे भाई, कमेंट में छोड़ दो।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन दिया था कानपुर षड्यंत्र से संबंधित कि कौन कौन व्यक्ति कानपुर षड्यंत्र से संबंधित नहीं था। ठीक है भाई, तो ये अलीपुर षड्यंत्र इसके अंदर नहीं आता भाई, है ना, ये तीनों षड्यंत्र आते हैं, मेरठ, कानपुर और पेशावर, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सी नरमपंथियों की मांगे थी? नरमपंथी और ग्राम्यपंथी, नरमपंथी की मांग बतानी है भाई। पहला ऑप्शन है कि शाही ढांचे के अंतर्गत सीमित स्वशासन, शाही ढांचे के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीमित स्वशासन, बिल्कुल सही बात है। पूरी की पूरी पृथककरण की तो बात इसने कभी की नहीं, पूरी पूरी आज़ादी तो इसने कभी मांगी, इन्होंने मांगी ही नहीं नरमपंथियों ने। नरमपंथी मतलब कि 1885 से 1905 तक का जो काल था वो किसका था? नरमपंथियों का काल था। इन्होंने क्या बोला था भाई, ये चाहिए थी भाई इनके अंदर हमें कुछ थोड़ा सा शासन मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, और अपनी और जो मुख्य जो मांगे थी इनकी, कभी स्वतंत्रता की बात इन्होंने की नहीं, है ना। ये मध्यवर्गीय मतलब बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब उच्च परिवार से संबंधित थे सारे, जैसे कि दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये जो लोग थे सारे के सारे कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये नरम दलीय लोग थे। ठीक है, शाही ढांचे के अंदर सीमित स्वशासन की बात की थी, पूरी की स्वतंत्रता की बात इन्होंने कभी भी नहीं की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ब्रिटेन में सैन्य व्यय को पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाए, ब्रिटेन में सैन्य व्यय को पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाए, नहीं ये गलत है भाई। ब्रिटेन में सैन्य व्यय को पूर्णतः, देखो जब भारत में यहाँ पे जो सैनिक भी कार्य कर रहे थे, या जो भारतीय सैनिक कार्य कर रहे थे, इनकी मांग थी भाई जो व्यय है उसको तो साझा करना चाहिए, पूरा का पूरा ये नहीं है कि भाई आप इसको खर्च किए हो, साझा करो, लेकिन भारतीयों को भी थोड़ा ऊंचे 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 पद मिलने चाहिए। आप देखते हैं 18 की क्रांति में जो सबसे बड़ा सैनिक पद होता था वो कौन होता था? सैनिक पद कौन से पद तक पहुंच जाते थे भारतीय? ज़्यादा सूबेदार तक। कौन से पद तक पहुंच जाते थे? ज़्यादा सूबेदार तक पहुंच जाते थे, है ना। या अगर वैसा दूसरा पद देखे तो सदर ए अमीन तक पहुंच जाते थे। इसके ऊपर तो भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन में बात जो की है पूर्णतः जो ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन व्यय करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं था, ये नरमपंथियों की मांग नहीं थी भाई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, रेतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार, ये मुख्य मांग थी। आपने नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, आज देख लो। जहाँ रेतवाड़ी क्षेत्र थे, जहाँ मालवाड़ी क्षेत्र थे, उनमें स्थायी बंदोबस्त का विस्तार ये मांग रहे थे। कौन? ये नरमपंथी। तो स्थायी बंदोबस्त आपने पता है बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तरी जो ये जो बनारस खंड वाला जो एरिया है ये स्थायी बंदोबस्त वाला था, है ना। और रेतवाड़ी जो थी दक्षिण भारत में थी, मद्रास बम्बई में, और मालवाड़ी थी उत्तर भारत में, है ना, पंजाब मध्य प्रांत में, ये मालवाड़ी वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त में इसको चाहते थे विस्तार। ठीक है भाई, तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन ठीक है भाई, पहला और तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ब्रिटिश भारत में 20वीं शताब्दी में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की? कभी आपसे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी पूछ लिया जाता है, कभी आपसे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन पूछ लिया जाता है, या कभी आपसे गांधी जी का पूछ लिया जाता है। तो ये 4-5 एसोसिएशन है बताए हुए हैं, आप इनको कर दो एक बार। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको बताओ भाई, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी भाई वी आर सिंधे ने, यानी इसमें लिखा हुआ है करमवीर सिंधे ने। किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वी आर सिंधे ने की थी। क्या क्या था भाई, ये क्या था? ये जो सोसाइटी थी, ये संगठन क्या था? ये किसको बढ़ावा दे रहा था? जो ये दलित जो लोग थे इनकी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, काम उनको प्रदान करवा रहा था, सामाजिक अक्षमताओं को दूर कर रहा था। इससे संबंधित एक पत्रिका भी थी, इससे संबंधित एक अंग्रेजी पत्रिका थी द प्योरिटी सर्वेंट। द प्योरिटी सर्वेंट एक अंग्रेजी पत्रिका थी, इससे संबंधित। ठीक है भाई। अच्छा, जो ये एमसी राजा है, एमसी राजा के द्वारा बनाया गया कौन सा संगठन था? वो था भाई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। अंबेडकर और गांधी के द्वारा बनाया गया संगठन बताओ, दलित वर्ग से संबंधित। कुछ काम आपका भी तो बनता है ना भाई, कुछ हमारा कुछ आपका, मिलजुल के करेंगे दोनों।
क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई नेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बता दो भाई। 9th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यहाँ से रहती है और आपने सभी ने सही भी किया होगा। तो इनका ऑर्डर बताना है। ये राजनीतिक संस्था है। राजनीतिक संस्था कहाँ स्थापित हुई थी कांग्रेस से पहले? भाई 6 पार्टी मैंने बंगाल में बताई थी आपको, 3 पार्टी मैंने मुंबई में बताई थी, 2 पार्टी मैंने मद्रास में बताई थी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। 6 3 9 2 11 आपसे एक आपसे बॉम्बे की पूछी गई है, एक मद्रास की पूछी गई है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा गया है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है, ये पार्टी कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1885 में। कांग्रेस भी 1885 में हुई थी, लेकिन कांग्रेस दिसंबर में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जनवरी में हुई थी, 31 जनवरी में, ठीक है, वो दिसंबर में हुई थी। तो पहले कौन सी हुई? बॉम्बे वाली हुई, कांग्रेस से। अब तीसरी देखो, मद्रास महाजन सभा, ये 1884 में, 1884 में। तो पहली कौन सी आएगी भाई? मद्रास महाजन सभा 1884, यानी कि 3 1 2 ऑर्डर इसका बना क्या? डी। अब मद्रास महाजन सभा से कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे? वीर राघवाचारी, मद्रास महाजन सभा से वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ये तीनों व्यक्ति याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? तो जब आपको पता होगा तो तभी तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? तो कब करोगे आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्यों का चयन? जब आपको पता होगा कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सदस्य थे। कौन कौन थे भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सदस्य? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ये वही बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं मद्रास अधिवेशन के अंदर। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सदस्य थे। दूसरे थे केटी तेलंग। कौन थे भाई? केटी तेलंग। तीसरा जो था वो था फिरोज शाह मेहता। और चौथा था त्र्यंबकम, काशीनाथ त्र्यंबकम, यानी कि के त्र्यंबकम भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो 4 व्यक्ति थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के त्र्यंबकम और केटी तेलंग। और मद्रास महाजन सभा में हमने 3 पढ़े। 3 कौन कौन थे भाई? सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचारी और पी आनंद चार्लू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो आपने पता है कि 72 प्रतिनिधि मुंबई के अंदर पार्टी की स्थापना होती है। पूना में होनी थी, प्लेग फैल गया तो मुंबई के अंदर हुई 1885 में ना। किसकी सहायता से? एओयूम, यानी कि एलन ओक्टियम ह्यूम की सहायता से, जो स्कॉटलैंड निवासी था। उसने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया था बाद में, मतलब बताया था कि आधार पे बने। तो 1885 में स्थापित होती है। सबसे ज़्यादा जो उसमें जो सदस्य शामिल होते हैं प्रेसिडेंसी के, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होते हैं, ठीक है भाई। और अध्यक्षता किसने की थी पहले कांग्रेस अधिवेशन की? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, ठीक है। दूसरा दादा भाई नेहरू जी ने, तीसरी बदरुद्दीन तैयब जी ने, चौथी जॉर्ज जूलिया ने, 5वीं वो जो की थी वो की थी किसने भाई? इसने, क्या नाम इसका 5वीं वाले का क्या नाम था? जो एओयूम का जीवनीकार था, विलियम वेडनबर्न, इसने की थी, है ना। तो ये आपको ने एक याद भी रखना है, कौन पहला यूरोपीय था, कौन पहला अंग्रेज था, कौन पहला ये था, ठीक है। कौन पहली महिला थी, कौन पहला ये था, ठीक है। याद रखना है ये आपको, है ना। किस में पहली बार तमिल में भाषण पढ़ा गया, किस में पहली बार हिंदी में पढ़ा गया, किस में अंग्रेजी में पढ़ा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, डी इसका राइट आंसर है छठे का। 7वां क्वेश्चन देखो भाई। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ ये क्वेश्चन पढ़ना है, आपने बताना है इसका राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय सहित केंद्रीय विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस अधिनियम का विरोध किया। ये अधिनियम तो नीचे ऑप्शन में है, नीचे ऑप्शन में से बताना आपने अधिनियम। दूसरा ऑप्शन, इस अधिनियम का उद्देश्य युद्धकालीन भारत रक्षा अधिनियम 1915 के 1915 के दमनकारी प्रावधानों को एक स्थायी विधि द्वारा प्रस्थापित करना था, ठीक है भाई। इस अधिनियम की क्रूरता के विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। अब आपने बताना है कि कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है लोक सुरक्षा विधेयक 1928, अराजक और क्रांतिकारी अपराध 1919, भारतीय गुप्त शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और बंगाल अपराध विधि संशोधन 1924। बताओ
आपको एक बात देखनी चाहिए कि जिन्ना और मालवीय दो व्यक्ति है, एक हिंदू धर्म से संबंधित था, मतलब हिंदू महासभा की स्थापना की थी, एक मुस्लिम लीग से संबंधित था। जिन्ना जो था वो पहले कांग्रेस से संबंधित था। कांग्रेस यानी कि आपने 1906 का अधिवेशन देखा कि दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, उसके नीचे जो काम किया था किसने, कौन कर रहा था, जिन्ना उसके नीचे काम कर रहा था। और 1918-19 तक ये कांग्रेस में ही रहे थे। हालांकि कभी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर जिन्ना को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग भी स्थापित हो गई थी। कहीं ना कहीं फिर माइंड डाइवर्ट हुआ मुस्लिम लीग की तरफ, है ना। और बाद में जब ये इस एक्ट से संबंधित इसने अपना इस्तीफा भी दे दिया था या विरोध इसका किया था। कौन सा विरोध किया था, तो आपने पता है 1918 में 19 में किया था। और सारे के सारे अधिनियम ये तो 1919 के बाद है, एक को छोड़कर दूसरा अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये क्या था, ये रोल टैक्ट ही था। ये क्या था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ये रोल टैक्ट ही था। अब रोल टैक्ट तो आप समझ गए होंगे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले रोल टैक्ट लगाया गया था। रोल टैक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। तो ये यही था भाई, ये रोल टैक्स से संबंधित अधिनियम है ना। 20 का राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय का योगदान, मतलब कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ो, संवाद कौमुदी, कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति और वेदांत कॉलेज। तीनों के तीनों संबंधित है। राजा राम मोहन राय भारतीय जागरण का पुनर्नायक है ना। कौन था भाई, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने तो की थी भाई, एक 1816 में और 1825 में, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया किसने, राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की रचना है। कलकत्ता एक समिति बनाई थी, एकेश्वरवादी समिति, है ना, किसने, इसने। सती प्रथा को किसकी सहायता से समाप्त किया, बेंटिंग की सहायता से, कानून नंबर 17 के तहत, है ना, किसने, राजा राम मोहन राय ने 1829 में। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिस्टल में, है ना। क्यों हुई थी, क्या क्या करने जा रहे थे इंग्लैंड में ये, इंग्लैंड में उस समय जो मुगल शासक था अकबर द्वितीय, उसकी पेंशन को लेकर गए हुए थे कुछ कार्य के लिए, ठीक है भाई। तो तीनों के तीनों इससे संबंधित है राजा राम मोहन राय से। तो राइट आंसर इसका डी हुआ दोस्तों, ठीक है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, हाल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो और विलियम बेंटिक। ये महालवाड़ी की बात कर रहा है। महाल मतलब कि पूरा का पूरा गांव, महाल मतलब कि जो उत्तर पश्चिम में जो व्यवस्था थी, उत्तर पश्चिम मतलब कि पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिम, ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया था, इसमें जो व्यवस्था लागू थी, इससे कौन कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ था, मैकेंजी, मुनरो, बेंटिक। ये आप मुनरो कैसे बता सकते हो, मुनरो तो भाई रेतवाड़ी से था, टॉम्स मुनरो और कैप्टन रीड तो रेतवाड़ी से था, तो इसको तो हटा दो भाई, दूसरे को हटा दो। तो जब आप दूसरों को हटाओगे तो आपका ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, अब आपका बचा पहला और तीसरा। तो हल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक। अब आप सोच रहे होगे तो विलियम बेंटिक मालवाड़ी से कैसे जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े हुए थे, ये देखो, मालवाड़ी की जो संस्थापक थे वो मैकेंजी था, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी, ठीक है। अब ये आपने देखा इसमें जो कर जो लेते थे पूरे के पूरे माल से, मतलब गांव से इकट्ठा कर लेते थे। आज भी जो चली आ रही है, नाम चारे का बोल देते हैं ना गांव के अंदर, मुखिया होते हैं ना, गांव में एक परिवार होता है, मुखिया बोलते हैं या लंबरदार बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये प्रथा चली आ रही थी। तो ये कर इकट्ठा करते थे और कर इकट्ठा करके डायरेक्ट अंग्रेजों को देते थे। अब एक एक व्यक्ति से इकट्ठा नहीं करते थे ना। रेतवाड़ी में हम क्या करते थे, रेतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से संबंध हो गया था, किनका, अंग्रेजों का। डायरेक्ट किसान अंग्रेज कर डायरेक्ट देते थे ना। और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार से संबंधित था ना, जमींदार को कर देते थे, जमींदार बिचौलिए का कार्य करता था, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करता था, है ना। तो ये टॉम्स मुनरो तो भाई रेतवाड़ी से था, मैकेंजी और विलियम बेंटिक था। ये विलियम बेंटिक क्या था, ये विलियम बेंटिक ने कानून पास किया था। किसने किया था, विलियम बेंटिक ने कानून पास किया था 1833 में। कानून नंबर बताओ कौन सा था भाई, कानून नंबर जो पहले 1822 में कानून पास हुआ था मालवाड़ी संबंधित, कानून नंबर 7 था, उसको चेंज किया था इसने, है ना।
कानून नंबर के द्वारा, और उसमें कर की मात्रा भी कम की गई थी। और इसी में एक सहारनपुर नियम है, अगर आपको डलहौजी भी आ जाता तो आप डलहौजी भी सही होता। इसमें डलहौजी में सहारनपुर नियम था, उसने भी कर की मात्रा को कम किया था। सहारनपुर नियम 1850 या 52 के समथिंग, ठीक है भाई। तो राइट आंसर पहला और तीसरा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखो, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित बताना है कौन कौन से संगठन थे। विधवा पुनर्विवाह संघ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। महादेव गोविंद रानाडे, जी वी जोशी, एस एच चिपलूणकर पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है, तीसरा तो बिल्कुल सही है। तो जब आपने तीसरा देख लिया तो पहला भी है, पहले में भी तीसरा है, दूसरे में भी तीसरा है, लास्ट में भी तीसरा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे थे। ये महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। और ये 3 व्यक्ति थे, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत में आर्थिकी जो ब्रिटिश जो प्रभाव था उससे संबंधित आवाज उठाई है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह संघ से भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तीनों के 3 ऑप्शन ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है कारखाने से संबंधित 6 कारखाने संबंध आयोग वो बने थे, कारखाना अधिनियम। तो पहला था कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलो उद्देश्य पूछ लिया, उद्देश्य बता दो भाई कौन सा है इसमें उद्देश्य। पहला, श्रम विवाद के समाधान हेतु न्यायाधीश की प्रणाली प्रदान करना। ना, न्यायाधीश की तो कोई बात ही नहीं थी। दूसरा, ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय बागानों के कार्य दशाओं को विनियमित करना। नहीं भाई, उद्योग में बाल श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करना। उद्योग में बाल श्रम की कार्य दशाओं को, बाल श्रम से संबंधित ही तो बने थे कानून 1881, 1891, 1911, 1922, 1934, 1944। कब बने थे? कारखाना अधिनियम से संबंधित बने थे। तो मैं आपको यहाँ पे 1881 से संबंधित जो भी कानून बना था वो बता रहा हूँ। इसमें बोला था जो पहला कारखाना अधिनियम आया था रिपन के समय में, कौन था वायसराय? लॉर्ड रिपन वायसराय था, लिटन के बाद जो आया था। इसने बोला था भाई 7 साल से कम जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। कौन? 7 साल से कम जो जिसकी एज है वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, और जिसकी एज 12 साल से कम है वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। क्या? वो 9 घंटे से ज़्यादा कारखानों में काम नहीं करेंगे। बच्चों को महीने में 4 अवकाश दिया जाएगा, 4 अवकाश बच्चों को महीने में दिया जाएगा। और लास्ट था जो बड़ी बड़ी जो मशीन थी उनको बाड़े से घेरने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। ये 1881 संबंधित। आपसे पूछे, ये तो उद्देश्य पूछ लिया बाल श्रम से संबंधित। अब आपसे पूछ सकती है कि भाई बताओ 7 साल से कम बच्चों पर रोक किस में लगाई गई थी? आपसे पूछ सकते हैं 1891 में कितने साल से कम बच्चों पर रोक लगाई गई थी, 1911 वाले में कितने साल से कम था, क्या था? ठीक है, तो ये याद करना है। आधुनिक भारत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभाजन के चरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। और विचार करो करना किस पे? सही पे गलत पे? सही पे करना है भाई, है ना। वर्ष 1947 की माउंटेन योजना, माउंट बेटन योजना है ना, माउंट बेटन योजना, वर्ष 1947 की माउंट बेटन योजना यानी कि 3 जून योजना। ठीक है भाई। ब्रिटिश भारत की 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल किया गया था भाई, माउंट बेटन ने कह दिया था 2 इसको विभाजित करेंगे भारत में और पाकिस्तान में। ठीक है, पहला, इस योजना में सीमाओं के सीमांकन के लिए सीमा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। हाँ, रेड क्लिफ आयोग बना था ना, भारत से पाकिस्तान से संबंधित एक सीमा से संबंधित रेड क्लिफ आयोग बना था जिसने सीमा निर्धारण किया था। जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन बना था, अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड बना था, है ना, ये आयोग बने थे। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ ये अधिकारी था। ठीक है भाई, तो दूसरा सही है। तीसरा, देश के विभाजन के समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नहीं भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। 1940 में मेरठ में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। और 47 आपने पता है 47 में जब देश आज़ाद हुआ जेबी कृपलानी कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो तीसरा तो वैसे भी गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, माउंट बेटन योजना से संबंधित, यानी कि सी इसका राइट आंसर है भाई, है ना, 12 का। 13th क्वेश्चन भाई, पंडिता रमाबाई से संबंधित जुड़ी बात बताओ भाई। इसने कौन कौन सा संगठन शुरू किया था? शारदा सदन, आर्य महिला समाज, या ये क्या नाम है, शारदा संगठन, आर्य समाज, या फिर मुक्ति मिशन। कौन कौन से संगठन इसने शुरू किए थे? किसने?
पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई कौन थी भाई, कहाँ से थी, महाराष्ट्र से थी। बहुत ज़्यादा शिक्षित महिला थी, बहुत ज़्यादा उच्च विद्वान महिला थी, तर्कवादी महिला थी। तो उपाधि क्या दी गई, सरस्वती की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई, सरस्वती की उपाधि दी गई, ठीक है। और इन्होंने पहला एक जो आर्य महिला समाज की जो स्थापना की थी, पहला नारीवादी संगठन था ये, पहला नारीवादी संगठन था ये, है ना। और बम्बई के अंदर बाल विधवाओं से संबंधित स्कूल भी स्थापित किए थे 1882 में। और इन्होंने एक पुस्तक, एक इनकी वो थी, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, इनकी पत्रिका थी द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। और तीनों के तीनों से संबंधित थी, मुक्ति मिशन से भी, या आर्य महिला समाज से भी, या शारदा सदन से भी, तीनों के तीनों से ये संबंधित थी, ठीक है भाई। 14th क्वेश्चन देखो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए नमक मार्च के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है भाई ये, तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में कौन था, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किसने यात्रा की थी, जैसे गांधी ने अपने दांडी यात्रा की थी ना भाई, तो इसी प्रकार से सिराज गोपालाचारी ने दक्षिण में यात्रा की थी वेदारण्यम तक, ठीक है भाई। दूसरा, कालीकट से पोन्नूर तक कालीकट से पोन्नूर तक तो के केलप्पन ने की थी, मालाबार में, है ना। और कटक से बालासोरिया इचूड़ी तक किसने की थी, ये उड़ीसा के अंदर, ये गोप बंधु चौधरी ने की थी। तो दूसरा और तीसरा कथन तो सही नहीं है, ये अपोजिट कर दिया इसने, है ना, किसने, क्वेश्चन में। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही है, ओनली फर्स्ट, यानी कि 14 का पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है भाई। और लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा लागू किया गया था। क्या था भाई ये, नेपोलियन। नेपोलियन का खतरा कब मंडरा रहा था, जब वेलेज़ली आया 1800 ईस्वी से समथिंग, है ना, 1800 ईस्वी से समथिंग, 1800 ईस्वी, जब नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा। कहाँ का था नेपोलियन, फ्रांस का। इसने युद्धों का जो इसका युद्धों का भय के कारण इनके वहाँ पे क्या नाम है, उसके इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर जो युद्ध चल रहे थे, और नेपोलियन का जो युद्ध थे ना, उसके अंदर इसमें एक नाकेबंदी की गई थी, महाद्वीपीय नाकेबंदी जिसको बोलते हैं, वित्तीय संकट का। भाई अब ये व्यापार नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या किया था, आपने एक चीज़ देखी फिर 1813 के अधिनियम में, कि जो पहले कंपनी का अधिकार था, कंपनी का अधिकार को, क्योंकि इन्होंने एशिया में आना था, ब्रिटिश उनको एशिया में आना था सरकार को, तो कंपनी के अधिकार को हटा के जो इनका प्रभुत्व वहाँ पे था, चाय और चीन को छोड़कर यहाँ पे हस्तक्षेप कर लिया था। तो ये इससे संबंधित था, अंग्रेजों द्वारा भारत में निम्नलिखित अधिनियम में कौन सा लागू था, नेपोलियन के महाद्वीपीय नाकेबंदी का कारण, ठीक है भाई। तो 1813 इसका राइट आंसर है। क्या है भाई, 1813 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करा करें, तो अच्छा लगेगा यार थोड़ा बहुत, है ना। और वीडियो को पूरी देखा करो, है ना। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज़ शेयर इट, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया।